नमस्कार सभी को, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो साथियों, अपने राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और इस कड़ी के अंदर हम लास्ट क्लास के अंदर महाराणा कुंभा को पढ़ रहे थे और पीछे वाला थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। और हम लास्ट क्लास में महाराणा कुंभा के ऊपर बात कर रहे थे। हमने महाराणा कुंभा के बारे में बात किया था कि कुंभा का जन्म 1405, 17 और 23 जो है ये माना जाता है और इनके पिता का नाम मोकल था और माता का नाम सौभाग्यवती था। महाराणा कुंभा जो थे, इस कुंभा की बहन का नाम था लाला मेवाड़ी, जिसका विवाह गागरोन के राजा अचलदास खिंची के साथ में हुआ था। साथ में हमने देखा कि महाराणा कुंभा की जानकारी के स्रोत विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद पर महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया के नाम से टीका लिखी, इससे भी कुंभा की जानकारी मिलती है। और कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद से भी कुंभा की जानकारी मिलती है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति जिसके रचयिता महेश भट्ट थे, इससे भी जानकारी मिलती है। और एकलिंग महात्म्य जिसके रचयिता कान्हा व्यास थे, इससे भी महाराणा कुंभा की जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा जो थे, इनकी टोटल 108 उपाधियां थी। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान और तोडरमल, हाल गुरु, सेल गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, अश्वपति, नरपति, गजपति, राय, रायन, राणो, रासो, राणो, राय, महाराणा, महाराजा, धीराज, नंद, नंदीश्वर, वीणा वादक, नाटक राजकर्ता जैसी 108 उपाधियां थी। राजा बनने के बाद में कुंभा ने सबसे पहले अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया था, जिनमें चाचा मेरा और महपा पंवार थे। इनको मारने के लिए रणमल, जोधा और राघव सेन के नेतृत्व में सेना भेजी थी और रणमल और जोधा ने राघव सेन को रास्ते के अंदर मार दिया था और आगे जाकर चाचा को मारा, मेरा को मारा। लेकिन चाचा का पुत्र एका और महपा पंवार जो थे, ये दोनों बच गए थे और ये दोनों भागकर जो है वो मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम की शरण में चले जाते हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि जो महाराणा कुंभा थे, इन्होंने महमूद खिलजी को इन्हें वापस छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन महमूद खिलजी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण महाराणा कुंभा ने 1437 में महमूद खिलजी के साथ में एक युद्ध किया था और उस युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को परास्त कर दिया था। और इसी सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा जो थे, इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था और विजय स्तंभ चित्तौड़ के अंदर बना हुआ है। और चित्तौड़ स्थित जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ अपने राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ है। पहला बयाना में है, दूसरा मंडोर में और तीसरा कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट, चौड़ाई 30 फीट है, सीढ़ियाँ 157 है, मंजिल 9 है, खर्चा 90 लाख का लगा था। भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण इसको विष्णु ध्वज कहा जाता है। साथ में हमने पढ़ा कि विजय स्तंभ जो है, इस विजय स्तंभ के ऊपर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है। 5वीं मंजिल पर जेता का नाम है। 8वीं मंजिल पर किसी भी प्रकार के मूर्ति चित्र नहीं है। 9वीं मंजिल का नाम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति था, जो 1460 के अंदर अत्रि व महेश भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। साथ में हमने पढ़ा कि जो विजय स्तंभ है, इसको मूर्ति कला का विश्वकोश और चित्रकला का अजायब घर कहा जाता है। विजय स्तंभ जो था, इसको कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से बेहतरीन और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की थी। साथ में हमने पढ़ा कि सारंगपुर हार का बदला लेने के लिए 1443 के अंदर महमूद खिलजी ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था और यहाँ से बाण माता की मूर्ति को तोड़कर बाण माता की मूर्ति का जो पत्थर था वो कसाईयों को मांस तोलने के लिए दिया था। साथ में 1446 में जब इसने पुनः आक्रमण मांडलगढ़ पे किया था, तो उस दौरान धनराशि देकर कुंभा ने महमूद खिलजी को वापस यहाँ से भेज दिया था। इसके अलावा हमने पढ़ा कि महाराणा कुंभा जो थे, इन्होंने 1438 के अंदर जो है वो बारमली की सहायता से चित्तौड़ के दुर्ग में रणमल की हत्या करवाई थी। रणमल का पुत्र जोधा जो भागकर जंगल प्रदेश बीकानेर के कहुनी गांव में जाते हैं और 15 वर्ष के बाद में हड़बुजी सांखला और मेहाजी मांगलिया की सहायता से जोधा ने मंडोर पर अधिकार किया था। और 1453 में हंसाबाई ने एक संधि करवाई थी और उस संधि का नाम था अवल बावल की संधि, जिस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण होता है। साथ में जो अवल बावल की संधि है, इस अवल बावल की संधि के तहत जो है वो ये संधि हंसाबाई ने करवाई थी। इसका मुख्य केंद्र सोजतपाली था और इस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण होता है। और साथ में जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से हुआ था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और अवल बावल की संधि के बाद में सब एक और संधि होती है और उस संधि का नाम था चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि महाराणा कुंभा के समय में अवल बावल की संधि के बाद में जो दूसरी संधि होती है, जिस संधि का नाम था चंपानेर की संधि। और चंपानेर की जो संधि है ये कब होती है?
1856 के अंदर कौन सी संधि हुई थी? चंपानेर की संधि हुई थी। चंपानेर की संधि किन दो रियासतों के मध्य हुई थी? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसमें एक तो रियासत थी मालवा और एक रियासत थी गुजरात। कि मालवा और गुजरात के मध्य जो संधि होती है उस संधि का नाम था चंपानेर की संधि। इस संधि के दौरान मालवा के राजा जिनका नाम था महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम, मालवा के जो राजा थे जिनका नाम था महमूद खिलजी प्रथम, और गुजरात के राजा जिनका नाम था कुतुबुद्दीन शाह, गुजरात के जो राजा थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन शाह। मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम थे और गुजरात के राजा जिनका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन शाह। तो कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य जो संधि हुई थी उस संधि का नाम क्या है? चंपानेर की संधि है। देखो, चंपानेर की संधि जो थी, इस संधि का कारण क्या था? भी किस वजह से ये चंपानेर की संधि जो है वो होती है? तो इसका कारण था एक रियासत जिसका नाम था नागौर। नागौर की वजह से ये संधि होती है, जिस संधि का नाम था चंपानेर की संधि। और नागौर के अंदर हमने मोकल के समय में एक राजा पढ़ा था, और मोकल के समय में जो हमने राजा पढ़ा था उस राजा का नाम था फिरोज खां। महाराणा मोकल के समय नागौर का जो राजा था जिसका नाम क्या था? फिरोज खां नाम था। और कहते हैं कि जब फिरोज खां की मृत्यु होती है तो एक तो था इसका भाई, और भाई का नाम तो था मुजाहिद खां। क्या नाम था? मुजाहिद खां नाम था। और एक था इसका पुत्र शमश खां, फिरोज खां का, जिसका नाम था शमश खां। पुत्र का नाम था शमश खां। कि जब फिरोज खां की मृत्यु होती है तो शमश खां तो कहता है कि नागौर का राजा मैं बनूंगा, और मुजाहिद खां कहता है कि नागौर का राजा मैं बनूंगा। कहने का मतलब है कि दोनों राजा बनना चाहते हैं, और राजा धोखे से कौन बन गया था? मुजाहिद खां। जब मुजाहिद खां राजा बना तो शमश खां भागकर किसके पास में जाता है? महाराणा कुंभा के पास में सहायता के लिए जाता है कि आप मुझे नागौर का क्या बना दो? राजा बना दो। महाराणा कुंभा ने शमश खां को कहा कि भाई मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कि शर्त ये है कि आप नागौर का राजा बनने के बाद में कभी भी नागौर के किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाओगे। शमश खां ने कहा ठीक है, आप मुझे नागौर का राजा बनाओ, मैं पुनर्निर्माण नहीं करवाऊंगा। और कुंभा की सहायता से नागौर का राजा कौन सा बन जाता है? शमश खां राजा बन जाता है। जब शमश खां राजा बना तो शमश खां ने राजा बनने के बाद में कुंभा के साथ में जो संधि होती है, इस संधि को क्या कर दिया था? तोड़ दिया था, ध्वस्त कर दिया था। जब महाराणा कुंभा के साथ में हुई संधि को तोड़ा किसने? शमश खां ने। तो कुंभा ने फिर आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? शमश खां के ऊपर, कि भाई तुमने जो बात की थी उस बात पे तुम नहीं रहे, और शमश खां पर आक्रमण किया। और इस बार शमश खां भागकर किसके पास में जाता है? कुतुबुद्दीन शाह के पास में, कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मेरे से मेरा नागौर छीन लिया है, आप मुझे नागौर वापस दिलाओ। कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का था और ये अच्छे से जानता था कि महाराणा कुंभा को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए इसने देखा कि कुंभा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, और इसको पता चला कि कुंभा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? महमूद खिलजी प्रथम है। तब महमूद खिलजी प्रथम के साथ में कुतुबुद्दीन शाह ने एक संधि की थी, जिस संधि का नाम था चंपानेर की संधि। और इस चंपानेर की संधि में दोनों ने फैसला किया था कि अब मेवाड़ के महाराणा कुंभा को मारकर मेवाड़ को आपस में बांट लेंगे। और इस मंसूबे से इन्होंने एक युद्ध किया था, जिस युद्ध का नाम था बदनौर का युद्ध। महाराणा कुंभा के साथ में एक युद्ध करते हैं और उस युद्ध का नाम था बदनौर का युद्ध। और बदनौर का जो युद्ध है ये कब होता है? तो 1457 में बदनौर का युद्ध हुआ था। बदनौर स्थान भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। और बदनौर के युद्ध में एक तरफ तो कौन थे? महाराणा कुंभा थे, और दूसरी तरफ जो है वो महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी का साथ कौन दे रहे थे? कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी ने मिलकर कुंभा के साथ में बदनौर का युद्ध किया था। और इस युद्ध के अंदर भी महाराणा कुंभा की विजय होती है। और इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने क्या बनवाया था? बदनौर के अंदर कुशाला माता का मंदिर बनवाया था। कुशाला माता का क्या बनवाया था? मंदिर। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने कुशाला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बदनौर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने कौन सी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? कुशाला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। बदनौर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या बनाया था? कुशाला माता का मंदिर। और एक बात और ध्यान रखना कि सिरोही विजय के उपलक्ष्य में, सिरोही विजय के उपलक्ष्य में किसको हराया था? सिरोही में सहसमल को। और सहसमल को हराकर इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने एक दुर्ग बनवाया था जिसका नाम था अचलगढ़।
सिरोही में किला बनवाया था और उस किले का नाम क्या था? अचलगढ़। ये कौन सी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? ये बनवाया था सिरोही विजय के उपलक्ष्य में। तो महाराणा कुंभा के समय चंपानेर की संधि होती है मालवा और गुजरात के मध्य, जिसमें मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह थे। कारण था नागौर। नागौर के फिरोज खान की मृत्यु के बाद में एक तो उसका पुत्र जिसका नाम था शमश खां, एक इसका भाई जिसका नाम था मुजाहिद खां। और मुजाहिद खां क्या बन जाता है? राजा। और शमश खां कुंभा की सहायता से क्या बनता है? नागौर का राजा बनता है। बाद में संधि को तोड़ देता है और कुंभा ने जब शमश खां पर आक्रमण किया तो शमश खां कुतुबुद्दीन शाह के पास जाता है और जाकर कहता है कि आप मेरी क्या कीजिए? सहायता कीजिए। और कुतुबुद्दीन शाह ने कुंभा के सबसे बड़े दुश्मन महमूद खिलजी प्रथम के साथ में एक संधि कर ली और उस संधि का नाम था साहब चंपानेर की संधि। इस संधि के तहत दोनों ने फैसला किया कि हम मेवाड़ के महाराणा कुंभा को मारकर मेवाड़ को आपस में बांट लेंगे। इस मंसूबे से इन्होंने 1457 में बदनौर का युद्ध किया था और बदनौर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा जो है इन्होंने कुशला माता का मंदिर बनवाया था और सिरोही विजय के उपलक्ष्य में अचलगढ़ दुर्ग बनवाया था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। मिटा दूं इसको? हाँ जी बिल्कुल। अब देखो महाराणा कुंभा जो था, इनको 1468 में कुंभा का पुत्र उदा जो था, इसने मामदेव कुंड के पास में कुंभा की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। 1468 के अंदर क्या करते हैं? हत्या करते हैं। 1468 में कुंभा के पुत्र जिनका नाम था उदा या उदयसी, कुंभा के पुत्र उदा ने मामदेव कुंड के पास कुंभा की हत्या की थी। कुंभा की हत्या कर दी। मामदेव कुंड के पास में कुंभा की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं, जिसके कारण उदा या उदय सिंह जो था इसको मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। इनको मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। मेवाड़ का पितृहंता किसको कहा जाता है? तो मेवाड़ का पितृहंता जो है वो उदा को कहा जाता है। उसके बाद में देखिएगा महाराणा कुंभा के स्थापत्य कला में योगदान। कुंभा के स्थापत्य कला में योगदान। स्थापत्य कला में योगदान कि महाराणा कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान किस प्रकार का रहा था? तो देखो महाराणा कुंभा जो है, इस कुंभा को राजस्थान में कला व स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। महाराणा कुंभा को राजस्थान में कला व स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थान में कला व स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? राजस्थान में कला व स्थापत्य कला का जनक कहते हैं महाराणा कुंभा को। क्यों कहते हैं? क्योंकि महाराणा कुंभा जो था इसने कवि श्यामल दास के अनुसार, कवि राजा जिनका नाम था श्यामल दास, और कवि राजा श्यामल दास के अनुसार राजस्थान में 84 गिरि दुर्ग है। राजस्थान में 84 कौन से दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। और इस 84 गिरि दुर्गों में से 32 का निर्माण किसने करवाया था? तो 32 का निर्माण जो था वो महाराणा कुंभा ने करवाया था, जिसके कारण इनको राजस्थान में कला व स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। महाराणा कुंभा जो थे, इनके समय में अपने मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत होती है। मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत किसके समय में होती है? मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत जो थी ये सब महाराणा कुंभा के समय में होती है। हालांकि मेवाड़ चित्रशैली का सबसे बड़ा जो ग्रंथ था वो सुपाश नाहचर्य मोक्कल के समय लिखा गया था, और सबसे प्राचीन जो ग्रंथ था जिनका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो अपने कमल चंद्र के द्वारा तेज सिंह के समय में लिखा गया था। हालांकि शुरुआत तो किसके समय में होती है? कुंभा के समय में होती है। महाराणा कुंभा के चित्रकला गुरु कौन थे? कुंभा के चित्रकला गुरु, कुंभा के चित्रकला गुरु जो थे जिनका नाम था हीरानंद। क्या नाम था? हीरानंद नाम था। और हीरानंद ने ग्रंथ लिखा था सुपाश नाहचर्यम। सुपाश नाहचर्यम।
महाराणा कुंभा जो थे इनके चित्रकला गुरु का नाम था हीरानंद, जिन्होंने सुपाशनाहचर्यम ग्रंथ लिखा था। और कुंभा के जो संगीत गुरु थे जिनका नाम था सारंग व्यास, संगीत गुरु जिनका नाम था सारंग व्यास। महाराणा कुंभा जो थे ये संगीत में भी निपुण थे और इनके संगीत गुरु का नाम था सारंग व्यास। और सारंग व्यास ने जो ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर। और संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया? सारंग व्यास के द्वारा। इस ग्रंथ पर ही कुंभा ने एक टीका लिखी थी और कुंभा ने चंडी शतक टीका लिखी थी। कौन सी टीका लिखी थी? चंडी शतक टीका जो है वो किस ग्रंथ पर लिखी गई है? तो ये संगीत रत्नाकर ग्रंथ पर लिखी। और संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसका है? तो सारंग व्यास का है। महाराणा कुंभा जो थे इनके पुत्र उद्दा ने इनकी हत्या की थी और उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। महाराणा कुंभा का राजस्थान में कला व स्थापत्य कला में बड़ा योगदान रहा है। इनको राजस्थान में कला व स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने कवि राजा श्यामल दास के अनुसार राजस्थान में 84 गिरिदुर्ग में से 32 का निर्माण करवाया था। और साथ में मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत किसके समय होती है? महाराणा कुंभा के समय होती है। कुंभा के चित्रकला गुरु का नाम हीरानंद, जिन्होंने सुपाशनाहचर्यम ग्रंथ लिखा था। और संगीत गुरु का नाम था सारंग व्यास, जिन्होंने संगीत रत्नाकर के नाम से क्या लिखा था? ग्रंथ लिखा था, जिसके ऊपर महाराणा कुंभा ने चंडी शतक टीका लिखी थी। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद में हम महाराणा कुंभा के द्वारा करवाए के निर्माण कार्य है उनकी अपने बात करते हैं। महाराणा कुंभा ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए थे उन सभी की हम बात करते हैं। मैंने कहा कि राजस्थान में 84 गिरिदुर्ग है, जिनमें से 32 का निर्माण जो वो किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। देखो, महाराणा कुंभा के निर्माण कार्य, कुंभा के निर्माण कार्य। और महाराणा कुंभा के निर्माण कार्य में सबसे बड़ा जो एक दुर्ग आता है जिसका नाम आता है कुंभलगढ़ दुर्ग। महाराणा कुंभा ने निर्माण कार्य के अंदर एक तो विजय स्तंभ बनवाया था जिसकी हम बात कर चुके हैं, और एक दुर्ग बनवाया था जिसका नाम था कुंभलगढ़। और सब कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद के अंदर है। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो कहाँ पर है? राजसमंद में। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ का दुर्ग है। देखो, कुंभलगढ़ जो दुर्ग था, इस दुर्ग के स्थान पर पहले क्या हुआ करता था? तो इस दुर्ग के स्थान पर पहले एक दुर्ग था जिसका नाम था मच्छेंद्रगढ़। कौन सा दुर्ग था? मच्छेंद्रगढ़ था। पहले इस स्थान पर एक दुर्ग हुआ करता था और उस दुर्ग का नाम था मच्छेंद्रगढ़। और मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग का निर्माण जो था वो करवाया था मौर्य राजा समर्थी ने। मौर्य राजा समर्थी कहो या समप्रति जो थे, इन्होंने जो वो किसका निर्माण करवाया था? मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग का। इसी मच्छेंद्रगढ़ के स्थान पर जो महाराणा कुंभा थे, इस कुंभा ने 1443 से 1459 के मध्य, 1443 से 1459 के मध्य एक दुर्ग बनवाया था। 1443 से 1459 के मध्य एक दुर्ग बनवाया था जिसका नाम था कुंभलगढ़। महाराणा कुंभा ने 1443 से 1459 के मध्य कौन सा दुर्ग बनवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था। और कुंभलगढ़ दुर्ग अपनी पत्नी की याद में बनवाया था जिसका नाम था कुंभल देवी। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि अपने कई राजाओं के नाम जो उनकी पत्नियों के नाम से मैच करते हैं। जैसे महाराणा कुंभा की पत्नी का नाम कुंभल देवी था। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जसवंत सिंह, तो जसवंत सिंह की पत्नी का नाम जसवंत दे था। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का नाम नवजोत कौर सिद्धू। ऐसे नाम कहाँ पर अच्छे लगते हैं? मुझे तो लगता है कि जो दूल्हे की गाड़ी होती है उस गाड़ी के पीछे वो एक डिजाइन सा बना के, दिल सा बना के नाम लिखे होते हैं, वहीं पर अच्छे लगते हैं। कि फूला वाली गड्डी पीछे दिल जब बना के बीच लिखिया हो यासी चन्ना तेरा मेरा ना, है ना, तो वहीं पर ही ये अच्छे लग सकते हैं। बाकी महाराणा कुंभा की जो पत्नी थी जिसका नाम था कुंभल देवी, जिसकी याद में कौन सा दुर्ग बनवाया गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग। पहले इस स्थान पर कौन सा दुर्ग था? मच्छेंद्रगढ़ का दुर्ग था। देखो, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रकोटा है वो कितने किलोमीटर का है? 36 किलोमीटर का है।
इसका जो प्रकोटा है ये कितने किलोमीटर का है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रकोटा साहब 36 किलोमीटर का है और इस प्रकोटे को भारत की महान दीवार कहते हैं। भारत की कौन सी दीवार कहते हैं? महान दीवार कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रकोटा है ये 36 किलोमीटर का है और 36 किलोमीटर प्रकोटे को भारत की महान दीवार कहते हैं। इस प्रकोटे की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 8 मीटर है। चौड़ाई है साहब 8 मीटर, जिसके ऊपर 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। साथ में कहते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग में एक अतः दुर्ग बना है और उस अतः दुर्ग का नाम है कटारगढ़। कटारगढ़ को कहते हैं मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख कौन से दुर्ग को कहा जाता है? कटारगढ़ को कहते हैं। और कटारगढ़ में एक महल बना है जिस महल का नाम है बादल महल। और बादल महल में 2 कक्ष है, एक का नाम तो है जनाना कक्ष, जनाना कक्ष, एक का नाम है मर्दाना कक्ष। एक का नाम जनाना कक्ष और एक का नाम है मर्दाना कक्ष। जनाना कक्ष में 2 भाग हैं, एक का नाम तो है श्रृंगार कक्ष और एक का नाम है जूना कचेरी। जूना कचेरी, एक का नाम श्रृंगार कक्ष और एक का नाम जूना कचेरी। और इस जूना कचेरी में 9 मई 1540 विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को किसका जन्म हुआ था? तो प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो 9 मई 1540 विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल के जनाना कक्ष की जूनी कचेरी में होता है। तो महाराणा कुंभा ने दुर्ग जो बनवाया था जिसका नाम था कुंभलगढ़, जो राजसमंद में पड़ता है, जिस दुर्ग के स्थान पर पहले मच्छेंद्रगढ़ का दुर्ग हुआ करता था। और महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में 1443 से 1459 के मध्य यहाँ पर कौन सा दुर्ग बनवा दिया था? कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था, जिसका प्रकोटा 36 किलोमीटर का है, जिसको भारत की महान दीवार कहते हैं, चीन की दीवार के समतुल्य माना जाता है। इसकी चौड़ाई 8 मीटर है, जिसके ऊपर 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। महाराणा कुंभा के द्वारा जो ये दुर्ग बनाया गया, इसका अतः दुर्ग जिसका नाम है कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। और साथ में यहाँ पर एक महल बना है, उस महल का नाम है बादल महल। और बादल महल में 2 कक्ष, एक जनाना और एक मर्दाना। और जनाना कक्ष की जूनी कचेरी में 9 मई 1540 विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम आगे की जो बात है वो करते हैं। तो इतने का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे कुंभलगढ़ दुर्ग में कुछ एक बातें जो है वो आप और ध्यान रख सकते हो कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग था, इस कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था? जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? तो साहब कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी का नाम था मंडन। क्या नाम था? मंडन नाम था। कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी का नाम था मंडन। और मंडन के कई सारे ग्रंथ आते हैं, जैसे मैं बात करूं तो एक तो आता है रूप मंडन, एक आता है सगुण मंडन, रूप मंडन, सगुण मंडन, एक आता है प्रसाद मंडन, प्रसाद मंडन, एक आता है राजवल्लभ, देव मंडन, एक आता है देवमूर्ति प्रकरण, देवमूर्ति प्रकरण। महाराणा कुंभा के समय में जो शिल्पी था जिसका नाम था मंडन, जिसने रूप मंडन, सगुण मंडन, प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन, वास्तु मंडन, राजवल्लभ, देवमूर्ति प्रकरण, देव मंडन जैसे ग्रंथ लिखे थे। मंडन का एक भाई था जिसका नाम था नाथा, जिसने ग्रंथ लिखा था वास्तु मंजरी। मंडन के भाई का नाम नाथा था जिसने वास्तु मंजरी लिखा था। और मंडन के पुत्र का नाम था गोविंद, पुत्र का नाम था साहब गोविंद। और गोविंद ने लिखा था कला निधि, कला निधि। एक था द्वार दीपिका, एक था उद्धार धोरणी। ये जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? गोविंद के द्वारा लिखे गए हैं।
तो मंडन इसका शिल्पी था जिसने रूप मंडन, वास्तु मंडन, शगुन मंडन, प्रसाद मंडन, देव मंडन, राजवल्लभ, देवमूर्ति प्रकरण जैसे ग्रंथ लिखे थे। मंडन के पुत्र का नाम था गोविंद जिसने कला निधि, द्वार दीपिका, उदार धोरणी जैसे ग्रंथ लिखे थे। और मंडन के भाई का नाम ना था जिसने वास्तु मंजरी ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा महाराणा कुंभा जो थे, इन्होंने एक तो कुंभलगढ़ बनवाया और कुंभलगढ़ के अलावा एक बनवाया था अचलगढ़, एक बनाया था बसंतीगढ़, एक था बोमट, एक था विराट। ये दुर्ग जो वो किसके द्वारा बनाए गए? महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए। इसके अलावा महाराणा कुंभा जो थे, इन्होंने चित्तौड़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़, इन दुर्गों में कौन सा मंदिर बनवाया था? कुंभ श्याम या कुंभ स्वामी मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और महाराणा कुंभा के समय में एक महिला जिसका नाम था भंडारी वेलका, जिसने श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया था, उसकी बात करते हैं। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम बात करते हैं श्रृंगार चौरी की। क्लास को शेयर कर दो भाई, वीडियो देखते हो तो लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में क्या ही अर्ज है। जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, उसकी इतनी सपोर्ट करनी चाहिए। देखो क्या बनाया था, एक महाराणा कुंभा के समय में बनी थी श्रृंगार चौरी। और ये जो श्रृंगार चौरी है, इसका निर्माण किसने करवाया था? भंडारी वेलका ने करवाया था। संगीत विदुषी वागेश्वरी महिला थी जिसका नाम था भंडारी वेलका। इसने श्रृंगार चौरी का निर्माण कुंभा के समय में कौन से दुर्ग में करवाया था? चित्तौड़ के दुर्ग में करवाया था। इस श्रृंगार चौरी के अंदर जो है वो कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह हुआ था। रमाबाई का विवाह हुआ था। रमाबाई का विवाह हुआ था। और विवाह किसके साथ में हुआ था? मंडलिक के साथ में। महाराणा कुंभा की पुत्री जिसका नाम था रमाबाई, जिसका विवाह मंडलिक के साथ में कहां पर होता है? श्रृंगार चौरी में होता है। इस रमाबाई को मेवाड़ के अंदर एक प्रगना मिला था, जावर, और जावर में इसने रमा श्याम मंदिर बनवाया था, या रामा स्वामी मंदिर का निर्माण जो वो किसके द्वारा करवाया गया है? रमाबाई के द्वारा करवाया गया है। इस श्रृंगार चौरी को वर्तमान में शांतिनाथ जैन मंदिर कहते हैं। वर्तमान में इस श्रृंगार चौरी को कौन सा मंदिर कहते हैं? तो शांतिनाथ जैन मंदिर किसको कहते हैं? तो वर्तमान में श्रृंगार चौरी को शांतिनाथ जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। और महाराणा कुंभा के समय में जो था वो 1439 में दर्नक सेठ जो था, इस दर्नक सेठ ने रणकपुर में क्या बनवाया था? रणकपुर में जैन मंदिर बनवाया था। रणकपुर में क्या बनवाया था? जैन मंदिर बनवाया था। और इसमें 1444 खंबे हैं। और इसका जो शिल्पी था जिसका नाम था देप्पा या देपाक, देप्पा या देपाक जो थे, ये इसके क्या थे? शिल्पी थे। महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ आते हैं उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। कुंभा के ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे एक तो आता है संगीत राज, संगीत राज, एक आता है संगीत सार, संगीत राज, संगीत सार, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, एक आता है शुद्ध या शुद्धा प्रबंध, एक आता है कामरान रतिसार, कामरान रतिसार, एक आता है हर वर टीका, और 2 टीका थी, एक चंडी शतक और एक थी रसिक प्रिया। ये जो है वो किसके द्वारा लिखे गए? महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए हैं। संगीत राज जो था इसके 5 भाग थे। पाठ्य, रतन कोश,
गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नाट्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ये जो थे वो महाराणा कुंभा के संगीत राज ग्रंथ के भाग थे। कुंभा द्वारा रचित सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज ग्रंथ है। इसी के साथ आपका महाराणा कुंभा समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम उदा और रायमल की बात करेंगे, फिर हम राणा सांगा पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।